नमस्कार प्यारे साथियों। साक्षात्कार बैच की यह दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने इतिहास का अर्थ, उत्पत्ति और परिभाषा को देख लिया था। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने देखा। आज हम इतिहास की प्रकृति को समझने का प्रयास करेंगे। उसमें खासकर यह समझेंगे कि क्या इतिहास विज्ञान है या नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। दरअसल सबसे पहला प्रश्न तो यही है कि इतिहासकारों के मस्तिष्क में यह सवाल आया ही कैसे कि क्या इतिहास विज्ञान है या नहीं, या इतिहास को विज्ञान की एक शाखा माना जाए, या इतिहास को विज्ञान में शामिल किया भी जाए या नहीं किया जाए। दरअसल जो विज्ञान की जो चमत्कारिक उपलब्धियां रही हैं, उनके चलते इतिहासकारों के जहन में यह प्रश्न स्वतः ही खोखला उठा कि हमारा इतिहास भी और विज्ञान क्यों नहीं हो सकता। सोचने पर मजबूर हुए इतिहासकार कि इतिहास को भी विज्ञान की एक शाखा कैसे बनाया जाए। इस प्रकार से और जो एक नई विचारधारा पनपी कि इतिहास को और विज्ञान की श्रेणी में रखा जाना चाहिए, यह विचारधारा लगभग यूरोप के देशों में पनपी। और यूरोप में भी खासकर मैं नाम लूँ तो जर्मनी में कह सकता हूँ। जर्मनी में नेबुर और रांके ये बहुत बड़े विद्वान हुए, और आधुनिक जो इतिहास है उसमें रांके का बहुत बड़ा नाम है। इतिहास को विज्ञान की श्रेणी में ले जाने का, या जो वैज्ञानिक तरीके से इतिहास लिखने की बात आती है उसमें रांके का बहुत बड़ा नाम है। क्योंकि रांके ने यह कहा था कि हमें वैसा इतिहास लिखना चाहिए जैसा कि इतिहास घटित हुआ था। रांके ने पहली बार प्राथमिक स्रोतों की बात की। रांके ने पहली बार यह भी बताया कि इतिहासकार यदि जो इतिहास लिखता है वह कहीं से भी अपना उद्धरण लेता है तो उसको वो रेफरेंस डालना चाहिए जहाँ से उसने अपना जो कंटेंट है वो उठाया है, अपना जो तथ्य है जो जहाँ से लिया है उसका रेफरेंस उसी जगह पे देना चाहिए, ताकि इतिहास को वस्तुनिष्ठ बनाया जा सके। इस प्रकार से हम देखते हैं कि आधुनिक इतिहास का कोलंबस के रूप में रांके को जाना जाता है। ठीक है, और उसके बाद एक बहुत बड़े नाम प्रोफेसर जे.बी. ब्यूरी का आता है, जिन्होंने ये कहा था 1903 कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के सत्रारंभ के दरमियान अपने अभिभाषण में कि इतिहास विज्ञान है, न कम न अधिक। उसके बाद तो और बहुत बड़े एक इतिहासकारों की जो है एक श्रृंखला चल पड़ी और इतिहास को विज्ञान कहा जाने लगा। मगर बहुत सारे विद्वान अभी भी ऐसे थे जिन्होंने ये कहा कि इतिहास विज्ञान नहीं है, इतिहास विज्ञान नहीं है, ये कहा था। ठीक है, इतिहास को विज्ञान की श्रेणी में नहीं माना। तो हम ये जानेंगे आज की क्लास में कि क्या वास्तव में इतिहास विज्ञान है या नहीं है। अब ये बात बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा जो है इसका बैकग्राउंड भी बताना चाहूँगा कि इतिहास लेखन का बैकग्राउंड कहाँ से कहाँ तक रहा। जिससे प्राचीन काल में हम देखते हैं कि इतिहास लेखन की जो परंपरा है उसकी शुरुआत हुई यूनान से, पाश्चात्य संस्कृति से, और हेरोडोटस को इतिहास लेखन का जनक माना जाता है। लेकिन जो वैज्ञानिक इतिहास लेखन का जनक जो माना जाता है वो माना जाता है थ्यूसिडाइडिस को। थ्यूसिडाइडिस ने तटस्थ रहकर और अपना इतिहास लेखन किया था, जिसमें किसी प्रकार से उन्होंने जो है तथ्यों को तोड़ मरोड़ नहीं की, उनको जैसा मिला वैसा ही उन्होंने लिखा। ठीक है, इसलिए थ्यूसिडाइडिस को वैज्ञानिक इतिहास लेखन का जनक माना जाता है। आप ये ध्यान रखना कि कॉलिंगवुड ने हेरोडोटस को इतिहास लेखन का जनक माना था, यह बात जरूर ध्यान रखना। ठीक है, लेकिन थ्यूसिडाइडिस ने जब वैज्ञानिक इतिहास लेखन किया तो उन्हें स्वयं पता नहीं था कि वो जो इतिहास लेखन कर रहे हैं वो वैज्ञानिक इतिहास लेखन है। बस उन्होंने तो लिख के चले गए। बाद के इतिहासकारों ने तय किया है कि थ्यूसिडाइडिस का जो इतिहास था वो एक वैज्ञानिक इतिहास था, और हेरोडोटस का जो इतिहास था वो वैज्ञानिक इतिहास नहीं था। क्योंकि हेरोडोटस के इतिहास में बहुत सारे मिथक थे, दंत कथाएं थी। जैसा कि आपको पता ही होगा, हेरोडोटस
ने बहुत सी ऐसी बातें कही हैं जिनके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता। जैसे मिस्र की बिल्लियां आग में कूदती हैं, आल्पस नाम से एक नदी का उल्लेख किया, है ना, और एक जो पुजारिन है उसके दाढ़ियां हैं, ऐसी बात उन्होंने की, है ना। तो ऐसी बातें उन्होंने हेरोडोटस ने की जिन पे विश्वास नहीं किया जा सकता। इसलिए हेरोडोटस का इतिहास लेखन वैज्ञानिक इतिहास लेखन नहीं था, यह बात आपको ध्यान रखनी है। मगर कॉलिंगवुड यह मानते हैं कि हेरोडोटस ने वैज्ञानिक इतिहास लेखन किया था। अब मैं बात करूं वैज्ञानिक इतिहास लेखन की बात किसने की, वैज्ञानिक इतिहास लिखने की वकालत सबसे पहले किसने की, वो थे अरब जगत के प्रसिद्ध इतिहासकार इब्न खालदून। इब्न खालदून ने सबसे पहले वैज्ञानिक इतिहास लेखन की बात की। लेकिन उन्होंने भी जो वैज्ञानिक इतिहास लेखन किया उसमें वो स्वयं भी उस इस उस उस शैली को नहीं पनपा पाए जिसकी वो वकालत करते थे, है ना। जिस वैज्ञानिकता की वो वकालत करते थे उस वैज्ञानिकता को इब्न खालदून स्वयं भी नहीं लिख पाए अपने इतिहास लेखन में। लेकिन ये एक बड़ी बात थी कि उन्होंने कम से कम वैज्ञानिक इतिहास लेखन की बात तो की। उसके बाद हम देखते हैं कि आधुनिक इतिहास लेखन में रेन डेकार्टे ने भी जो है इतिहास को और विज्ञान मानने के लिए बिल्कुल भी वो तत्पर नहीं थे। उन्होंने कहा कि इतिहास में तर्क है ही नहीं, इसलिए मैं इसको विज्ञान मान ही नहीं सकता। रेन डेकार्टे का मानना था कि यदि इतिहास में तर्क शामिल हो जाए तो वो विज्ञान हो सकता है। यानी कि पहली बार तर्क की बात की जा रही थी कि इतिहास में तर्क को शामिल किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से इतिहास को वैज्ञानिकता के नज़दीक लाया जा रहा था रेन डेकार्टे के द्वारा। रेन डेकार्टे एक बहुत बड़े चिंतक हुए हैं जिनको प्रथम आधुनिक समीक्षात्मक चिंतक भी माना जाता है ना। ये मैथमेटिक्स के बहुत बड़े विद्वान थे, फिलॉसफी के बहुत बड़े विद्वान थे, और इतिहास में भी इन्होंने अपना योगदान दिया रेन डेकार्टे ने। उसके बाद नेबूर और रांके का तो योगदान है ही, मैंने वो सुना दिया आपको। अब मैं बात कर लेता हूँ कि क्या वास्तव में इतिहास विज्ञान है या नहीं है। लेकिन उससे पहले मैं आपको विज्ञान शब्द का अर्थ और इसकी परिभाषा बताने का जो है प्रयास करूँगा, क्योंकि इतिहास विज्ञान है या नहीं है यह जानने के लिए हमें पहले विज्ञान को भी जानना पड़ेगा कि आखिर विज्ञान क्या है। क्योंकि इतिहास को हम पिछली क्लास में जान चुके हैं कि इतिहास क्या है, इतिहास की परिभाषा, अर्थ, उत्पत्ति, ये सब देख चुके हैं, ठीक है। तो देखिए, वैसे तो आप खैर जानते होंगे कि बेसिक सी बात है विज्ञान शब्द का अर्थ, परिभाषा, लेकिन फिर भी मेरा ये दायित्व बनता है कि मैं यहाँ पर भी उसका बखान करूँ। तो विज्ञान जो है अंग्रेजी भाषा के साइंस शब्द का हिंदी रूपांतर है, ठीक है। और साइंस जो शब्द है वो लैटिन भाषा के साइंटिया शब्द से मिलकर बना है, ठीक है। साइंटिया शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है बोधगम्य नियम, अर्थात जो ऐसे ऐसे नियम जो हमें बोध प्रदान करते हों वो क्या कहलाते हैं, वो साइंटिया है। और साइंटिया से क्या बना, साइंस बना। यानी कि एक कोई भी ऐसा विषय जो हमें यदि बोधगम्य नियम देता हो वो विज्ञान की श्रेणी में रखा जा सकता है। और चूंकि इतिहास जो है वो हमें बोधगम्य नियम प्रदान करता है, क्योंकि बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं इतिहास की जिनसे हमको एक बोध होता है उन घटनाओं से कि हम ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करेंगे तो वैसा हो जाएगा, है ना। ऐसा एक बोध हमें हो ही जाता है। जैसे मैं एक उदाहरण देके बताऊं, जैसे यदि कोई व्यक्ति अपनी जो प्रसिद्धि है उसको बहुत अधिक चाहता है ना, तो वो पतन का कारण बन जाती है ना। तुषिडाइडिस ने स्वयं ने कहा है, तुषिडाइडिस ने कहा है कि अत्यंत प्रसिद्धि जो है ना, अत्यंत प्रसिद्धि की लालसा जो है वो पतन का कारण बनती है। अब देखो, ये एक कथन तुषिडाइडिस ने बहुत दिन पहले कहा था। उसके बाद के हम शासकों को देखें, जैसे हम हिटलर को देखें, हम मुसोलिनी को देखें, हम नेपोलियन बोनापार्ट को देखें, ये लोग ऐसे लोग हैं जो बहुत अधिक प्रसिद्धि चाहते थे और वो प्रसिद्धि ही इनके पतन का कारण बनी। तो इतिहास से हमको यह एक नियम निकल के आया, एक बोधगम्य नियम हमको इतिहास ने दिया कि अत्यंत प्रसिद्धि की लालसा पतन का कारण बनती है ना। तो इतिहास को हम विज्ञान की श्रेणी में रख सकते हैं ना।
तो मतलब इसके अर्थ से तो यह निकल रहा है कि इतिहास को विज्ञान की श्रेणी में रखा जा सकता है। अब मैं विज्ञान शब्द की थोड़ी सी परिभाषा या इसकी विशेषताओं की बात कर लेता हूँ। विशेषताओं के हिसाब से भी हम इतिहास को विज्ञान की श्रेणी में लाने का प्रयास करेंगे, या अन्य विद्वानों की बात करेंगे कि वास्तव में किन किन विद्वानों ने इनको इतिहास को विज्ञान माना है और किन किन ने नहीं माना। ठीक है, अब देखो परिभाषा पर मैं जाऊं तो एक बड़े विद्वान हुए हैं कार्ल पियर्सन। कार्ल पियर्सन ने विज्ञान की परिभाषा देने के लिए मतलब 2-3 चीज़ें बताई हैं, जैसे तथ्यों का वर्गीकरण करना, तथ्यों को क्रमबद्धता के साथ रखना और तथ्यों की महत्ता को समझना एक दूसरे के साथ ना, यानी कि तथ्यों का सापेक्षिक महत्व जानना ही विज्ञान है। ऐसा किसने माना? कार्ल पियर्सन ने माना। यानी कि कार्ल पियर्सन ये कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति या कोई विषय यह प्रदान करता है क्या कि तथ्यों का वर्गीकरण करता है, तथ्यों की क्रमबद्धता पेश करता है और तथ्यों का सापेक्षिक महत्व पेश करता है, तो वो विज्ञान है। ठीक है, ऐसे ही एक नाम आता है कोहन तथा नागल, ये इतिहासकार हैं। उन्होंने कहा था कि मानवीय मस्तिष्क की शंकाओं का समाधान करके और एक स्थिर विश्वासों को जो जन्म देता है वह विज्ञान है ना। कहने का मतलब मानव की शंकाएं दूर होनी चाहिए। इन परिभाषाओं से हम विज्ञान की कुछ विशेषताएं आपके समक्ष मैं यहाँ पे रखना चाहूँगा, या हम निकाल सकते हैं कि विज्ञान की प्रमुख विशेषताएं क्या होनी चाहिए। तो देखो, तथ्यों का वर्गीकरण की बात हमने की, यानी कि हमारे पास विश्लेषण करने की क्षमता होनी चाहिए, और विश्लेषण कब होगा? जब हमारे पास तर्क होगा। रेने डेकार्ट वाली बात है ना। तो तर्क जिसमें है वो विज्ञान है, विश्लेषण जिसके पास है वो विज्ञान है, जिसमें क्रमबद्धता है वो विज्ञान है। ठीक है, तो विज्ञान होने की क्या क्या शर्तें हो गई? तर्क, विश्लेषणात्मकता, आलोचना, परीक्षण होगा तभी तो हम विश्लेषण कर पाएंगे, है ना। और वर्गीकरण भी तभी कर पाएंगे कि ये सही है ये गलत है ना। और क्रमबद्धता हो गई। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इतिहास को, यदि ये सारी चीज़ें इतिहास में हैं तो इतिहास विज्ञान की श्रेणी में आएगा, अन्यथा इतिहास विज्ञान की श्रेणी में नहीं आएगा। ठीक है, तो विज्ञान की परिभाषा और विज्ञान की विशेषता क्या होती हैं वो मैंने यहाँ पे बताई, आप बढ़िया तरीके से समझ गए होंगे। देखिए, आपको विचार बहुत करना है। ठीक है, जब तक आप विचार नहीं करोगे ना, साक्षात्कार को पास नहीं कर सकते। साक्षात्कार पास करना एक कला है। कैसे? जैसे आपसे कोई प्रश्न किया गया, ठीक है, अब आपसे जो प्रश्न किया गया है उसका जवाब आप जो दे रहे हैं उसको आप उस जगह पे रोकें जहां से आगे का जो मैटर है वो आपको आता हो, या आपने जहां रोका है वहां कोई प्रश्न खड़ा होता हो और उस प्रश्न का जवाब आपको आता हो, वहां आपके उत्तर को रोक दें। क्योंकि अब वहां से प्रश्न जो खड़ा हो रहा है वो सामने वाला करेगा और उसका आंसर आपको आता है तो आप बढ़िया से जवाब दे दोगे। लेकिन आप आपके आंसर को वहां पे मत रोकिए जहां से कोई प्रश्न खड़ा हो रहा हो और आपको उस प्रश्न का जवाब नहीं आता हो, है ना। ये एक इस प्रकार से इंटरव्यू हैंडल करने की एक कला है। सामने वाला भी समझ जाता है कि देखो यहाँ पे एक प्रश्न उठ रहा है लेकिन जो विद्यार्थी है वहाँ पे रुक नहीं रहा है, इसका मतलब उसे पता है कि ये हमको हैंडल करने का प्रयास कर रहा है और कहीं ना कहीं उसके अंदर एक कला है, तो वो भी समझ जाता है समझने को। तो लेकिन वो फिर हमारी कला से भी प्रभावित होता है कि वास्तव में इसको जो है सामने वाले को हैंडल करना आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यदि सोचेंगे ना बहुत अधिक, इसमें पक्ष विपक्ष में दोनों तर्क देते हुए आगे बढ़ेंगे तो साक्षात्कार को हम अच्छे तरीके से पास कर सकते हैं। चलिए मैं बात करता हूँ इतिहास विज्ञान नहीं है का समर्थन करने वाले विद्वान कौन कौन हैं, फिर हम बात करेंगे इतिहास है का समर्थन करने वाले विद्वान कौन कौन है। ठीक है, तो इतिहास को विज्ञान नहीं मानने वालों की श्रेणी में मैं आपको नाम लूँ तो कॉलेट है, कॉलिंगवुड है, क्रॉचे है, बकल है, शॉपेनहावर है, सिमेल है ना। इसके अलावा जो है ट्रेवेलियन है, रॉपर है, मेयर है ना, रेनियर है, प्रोफेसर वॉल्स है। प्रोफेसर वॉल्स तो दोनों ही जगह आता है। कॉलिंगवुड भी इतिहास को विज्ञान मानने के पक्ष में भी रहते हैं और वॉल्स भी रहते हैं।
ठीक है, इन दोनों की विचारों की भी बात मैं करूंगा। ठीक है, तो अब देखिए मैं कुछ विद्वानों के तर्क भी आपके समक्ष रखना चाहूँगा, क्योंकि आपसे ये पूछा जाएगा कि कोई ऐसे 4 विद्वानों के नाम बताइए जो इतिहास को विज्ञान मानते हों। तो फिर आप बता दिए, मान लो कॉलेट का नाम ले लिया, कॉलिंगवुड का ले लिया, क्रोचे का ले लिया, और एक नाम शोपेनहावर का ले लिया। तो फिर वो पूछेंगे कि कॉलेट ने इतिहास को विज्ञान माना तो क्यों माना, क्योंकि क्यों का जवाब आपके पास होना बहुत जरूरी है। वो क्रॉस क्वेश्चन के रूप में आपसे जरूर इस प्रकार का सवाल करेंगे। तो जैसे कॉलेट का मैं आपको बताऊं, तो कॉलेट ने यह कहा था कि इतिहास को हम विज्ञान इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि इतिहास में जो तथ्यों का अन्वेषण है वो किसी निश्चित नियम के तहत नहीं किया जाता। यानी कि इतिहास में कोई निश्चित नियम ही नहीं है कि जिनके तहत इतिहासकार आगे बढ़ता हुआ और तथ्यों का अन्वेषण कर सके, तथ्यों की क्रमबद्धता जान सके। इसलिए इतिहास को हम विज्ञान की श्रेणी में नहीं रख सकते, ऐसा जेम्स बी कॉलेट ने ऐसा कहा था। दूसरे नंबर पर मैं बात करूं तो ऐसी ही बात कुछ क्रोचे ने कही थी। क्रोचे ने कहा था कि हम इतिहास को विज्ञान इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि इतिहास में जो है अवधारणाएं नहीं होती, किसी भी प्रकार की अवधारणा इतिहास में नहीं पाई जाती, कोई सिद्धांत ही नहीं है जो हम इतिहास को विज्ञान की श्रेणी में डाल सके। कहने का मतलब क्रोचे का मानना था कि इतिहास में सामान्यीकरण नहीं होता, है ना। अब सामान्यीकरण क्या है ये मैं थोड़ा सा आगे आगे बताऊंगा जब हम इतिहास विज्ञान है की श्रेणी में बात करेंगे तब, ठीक है। क्योंकि सामान्यीकरण होना इतिहास को विज्ञान की श्रेणी में लाना मानता है, ठीक है। लेकिन अभी मैं मत क्रोचे की तरफ से दे रहा हूं, मैं मेरी तरफ से नहीं दे रहा हूं ना। क्रोचे ने ऐसा माना कि सामान्यीकरण नहीं होता, जबकि वास्तव में इतिहास में सामान्यीकरण होता है, तो हम उसको अगले पार्ट के रूप में देखेंगे, है ना। अभी मैं अब बात करूं और जैसे कॉलिंगवुड की बात करूं, कॉलिंगवुड ने ये कहा था यदि इतिहासकार इतिहास लेखन में कैंची और गोंद पद्धति का प्रयोग करता है तो ऐसा इतिहास कभी भी विज्ञान की श्रेणी में नहीं आ सकता। कैंची और गोंद पद्धति क्या है ये आप वैसे तो शब्द से ही समझ गए होंगे। कैंची काटने का काम करती है और गोंद चिपकाने का काम करती है। इसको कट पेस्ट भी बोलते हैं, यानी कि तथ्य को उठाया और दूसरी जगह चिपका दिया, उठाया और चिपका दिया। उनकी प्रामाणिकता ही हमने चेक नहीं की कि वास्तव में वो सही है या गलत है, और ऐसी स्थिति में वो इतिहास बन ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया है कि इतिहास में कौन स्थान पाता है, तथ्य जो है ना, तथ्य वो अतीत होता है। तथ्य क्या होता है? अतीत होता है, मैंने आपको बताया पिछली क्लास में। और जब हम तथ्य को विभिन्न स्रोतों के माध्यम से उसकी सत्यता को जांच लेते हैं और वो तथ्य सही पाया जाता है तो वो तथ्य प्रमाण कहलाता है, और प्रमाण ही इतिहास में स्थान पाता है ना। ये बात मैं पिछली क्लास में बता चुका हूं। और प्रमाण क्या होता है? अतीत विषयक वृत्तांत होता है। इसलिए तथ्य जो है वो सीधा इतिहास में स्थान यदि पा रहा है, इसका मतलब वो वैज्ञानिक इतिहास नहीं है, वो प्रमाणिक इतिहास नहीं है, वो फिर कल्पनाओं के आधार पर हो जाएगा। मतलब जैसा इतिहासकार ने सोचा कि मुझे ये तथ्य लेने हैं तो वो ले लिए, उसने कट किया पेस्ट कर दिया, उसका परीक्षण ही नहीं किया, तो वो वैज्ञानिक इतिहास नहीं हो सकता, ऐसा कॉलिंगवुड का मानना है। और ये बात भी सही है कि वास्तव में जो कट कॉपी पेस्ट किया गया जो इतिहास है वो कभी भी इतिहास की श्रेणी में नहीं, वो उसको इतिहास भी नहीं कह सकते वैसे, है ना। और वैज्ञानिक इतिहास तो बिल्कुल भी नहीं कह सकते, ठीक है। अब मैं बात करूं शोपेनहावर की, तो शोपेनहावर भी यही कहते हैं कि इतिहास में वैज्ञानिक विधा नहीं होती है, वैज्ञानिक कला नहीं होती है, इसलिए इतिहास को हम विज्ञान की श्रेणी में नहीं रख सकते, ठीक है। बकल बड़ी गजब की बात कहते हैं। बकल का जो तर्क है वो बड़ा ही अतार्किक है। उन्होंने ये कहा कि जो भौतिक शास्त्री होते हैं, जो रसायन शास्त्री होते हैं, जो गणितज्ञ होते हैं, उनकी मानसिक क्षमता बड़ी विकसित होती है, बहुत बड़ी मानसिक क्षमता वाले वो लोग रहते हैं, जबकि इतिहासकार की मानसिक क्षमता सीमित होती है, छोटी होती है। इसलिए इतिहास कभी भी विज्ञान की शाखा में नहीं जा सकता या इतिहास विज्ञान नहीं बन सकता, ऐसा तर्क बकल साहब देते हैं। बड़ा गजब है, हमें तो पढ़ना पड़ेगा, है ना।
लेकिन कोई मतलब तार्किक बात नहीं की। सिमेल की बात करूं तो सिमेल ने जरूर तार्किक बात की, वो थोड़ा और गहराई में गई, अंदर की बात बताई। उन्होंने कहा कि इतिहासकार जो है वो तथ्यों का सूक्ष्म अन्वेषण करता है, मगर इतिहासकार जो है तथ्यों का अन्वेषण नहीं करता। इस वजह से हम इतिहास को जो है विज्ञान की श्रेणी में नहीं रख सकते, ऐसी बात उन्होंने कही। देखिए, वास्तव में तथ्यों का अन्वेषण करना ही इतिहासकार का कर्तव्य है, अति सूक्ष्म अन्वेषण करना चाहिए। यह बात हमको हमारे जो इतिहासकार हैं, राष्ट्रवादी इतिहासकारों में आते हैं, आरसी मजूमदार साहब। तो आरसी मजूमदार साहब ने हमें स्पष्ट कहा है कि इतिहासकार का कर्तव्य सत्य का अन्वेषण करना है, और हम इतिहासकार अपने लक्ष्य से भटक रहे हैं। और भटक रहे हैं इसका मतलब ये है कि इतिहास विज्ञान नहीं है। इतिहास को विज्ञान बनाया तो जा सकता है, उसका वो मतलब आरसी मजूमदार साहब सत्य शर्त तो रख रहे हैं कि सत्य का अन्वेषण यदि इतिहासकार कर ले तो इतिहास विज्ञान में जा सकता है। लेकिन हम इतिहासकार तो उस पथ से भटक रहे हैं, तो इतिहास विज्ञान की श्रेणी में नहीं जा सकता। ठीक है, तो साथियों, मैंने आपको कुछ ये प्रमुख जो नाम थे उनके तर्क आपके समक्ष रखे, जो इतिहास को विज्ञान होना नहीं स्वीकारते हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं, ट्रेवेनियर है, रेनियर है, मेयर है ना। और प्रोफेसर वॉल्स की भी मैं बात बताना चाहूँगा। प्रोफेसर वॉल्स ने ये कहा कि इतिहास विज्ञान नहीं है, क्योंकि इतिहास को विज्ञान मानने में बहुत सारी कठिनाइयां हैं, और वो उन कठिनाइयों को एक एक करके और गिनाते हैं प्रोफेसर वॉल्स। जबकि बाद में प्रोफेसर वॉल्स ने ये स्वीकार लिया था कि इतिहास विज्ञान है, वो हम आगे बताएंगे। लेकिन अभी इतिहास में जो इतिहास को विज्ञान मानने में जो कठिनाई बताई वॉल्स साहब ने, वो ये बताई कि जैसे पहला तो ये कि इतिहास में सामान्यीकरण का सिद्धांत लागू नहीं होता, जबकि विज्ञान में होता है। पहला, इस सामान्यीकरण सिद्धांत को समझाऊंगा मैं अभी इसी क्लास में आगे। ठीक है, दूसरा ये कि इतिहासकार जो है वो भविष्यवाणी नहीं कर सकता, जबकि वैज्ञानिक भविष्यवाणी कर सकता है। तीसरा, इतिहास हमें कोई मार्गदर्शन प्रदान नहीं करता, विज्ञान मार्गदर्शन प्रदान करता है। चौथा, इतिहास में क्रमबद्धता नहीं होती, विज्ञान में होती है। पांचवा, इतिहास जो है वो शिक्षाप्रद नहीं है, विज्ञान शिक्षाप्रद है। छठा, इतिहास में जो तथ्यों का अन्वेषण किया जाता है वो बाहरी अन्वेषण किया जाता है, मतलब मोटे तौर पे किया जाता है। सूक्ष्माति सूक्ष्म अन्वेषण तो विज्ञान में किया जाता है, ऐसा मतलब प्रोफेसर वॉल्स का मानना है, ऐसा ना। इसके अलावा जो है इतिहास जो है वो धर्म और नैतिकता से जुड़ा हुआ है, जबकि विज्ञान धर्म और नैतिकता से ऊपर है। ठीक है, तो ये 6-7 कारण प्रोफेसर वॉल्स ने गिनाए थे, जिसकी वजह से इतिहास को विज्ञान की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। मगर यह बात सत्य नहीं है पूर्ण रूप से, क्योंकि बहुत सी ये जो 6-7 कारण बताए प्रोफेसर वॉल्स ने, इसमें से अधिकांश चीज़ें इतिहास में भी शामिल हैं। जैसे मैं बताऊं, जैसे E.H. कार ने स्पष्ट कहा था कि इतिहास में से यदि आप सामान्यीकरण के सिद्धांत को अलग करते हो तो यह मूर्खतापूर्ण कार्य होगा, उपहास्यास्पद होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से E.H. कार जो है इतिहास को विज्ञान मानने की श्रेणी में खड़े हैं और अपना मजबूत तर्क वो देते हैं। ठीक है, तो इतिहास को विज्ञान मानने वालों की श्रेणी में बताऊं तो उसमें जो सबसे बड़ा नाम आता है वो हमारे रांके का तो है ही है। रांके की बात मैं पहले कर चुका हूँ, रांके और इब्न खालदून की बात कर चुका हूँ। तुशिडाइडीज ने इतिहास लेखन, वैज्ञानिक इतिहास लेखन किया, लेकिन उन्होंने बात नहीं की थी बस। ठीक है, अब बात करने वालों में जो सबसे बड़ा नाम आता है वो रांके का आता है, इब्न खल्दून का आता है, और उसके बाद आधुनिक में जो है आता है वो सबसे बड़ा तो ब्यूरी का आता है, जिन्होंने 1903 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के जो सत्रारंभ का जो अभिभाषण था श्रम का, उसमें उन्होंने कहा था कि इतिहास विज्ञान है, न कम न अधिक। ठीक है, और इसके अलावा और भी नाम आते हैं, जिसमें एडम स्मिथ का नाम आता है, प्रोफेसर वॉल्स का भी शामिल है, E.H. कार का है। ठीक है, तो एक्टन का है,
इतने सारे नाम हैं जो इतिहास को विज्ञान मानने की श्रेणी में हैं। ठीक है, अब इनके मत में देखो, जैसे जो भी 6-7 पॉइंट जो हमको वॉल्स ने गिनाए थे ना, उनको मैं बताता हूँ कि वो सारे उनमें से लगभग चीज़ें इतिहास में भी शामिल हैं। जैसे इतिहास में सामान्यीकरण का नियम। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि सामान्यीकरण का नियम क्या है। सामान्य का मतलब होता है मतलब एक बेसिक सा नियम जो बन जाता है ना, कि जैसे विज्ञान में जो एक सामान्य नियम है कि हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु मिला दिया जाए तो पानी बनेगा, ये सामान्य नियम है, कोई विशिष्ट बात इसमें नहीं है ना। लेकिन इसमें चयन जरूर हो रहा है ना। जैसे 2 अणु हाइड्रोजन के हैं तो 2 ही लेने हैं, 2 का ही चयन करना है, ये नहीं कि आप 3 का चयन करोगे, है ना। तो 3 का चयन करने पर फिर आपको ऑक्सीजन भी उसी अनुपात में लेनी पड़ेगी। तो यदि चयनशीलता को हम देखें तो इतिहास भी विज्ञान की श्रेणी में आ जाता है, ऐसा प्रोफेसर वॉल्स कहते हैं, है ना। तो सामान्यीकरण का नियम क्या है कि 2 अणु हाइड्रोजन के ले लें और 1 अणु ऑक्सीजन का ले लें तो ये पानी बन जाएगा, ये सामान्य बात है। तो ये क्या हो गया, सामान्यीकरण हो गया। जैसे उस पानी को यदि 100 डिग्री सेल्सियस पर उबाल दिया जाए तो वो यानी कि उस पानी का टेम्परेचर यदि 100 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए तो उबलने लगेगा, ये सामान्य बात है, इसमें कोई विशिष्ट बात नहीं है। ठीक है, उसी प्रकार इतिहास में भी ऐसे नियम बनाए जा सकते हैं, ऐसा इतिहासकारों ने माना, EH कार ने माना, खासकर EH कार, ब्यूरी, इन दोनों ने इतिहास में सामान्यीकरण के सिद्धांत का समर्थन किया। जैसे मैं बताऊं कि सामान्यीकरण इतिहास में क्या होता है। जैसे कोई भी वंश की स्थापना हुई, है ना, तो वह वंश अपने उत्थान को प्राप्त करेगा, फिर वो अपने पीक पॉइंट पे पहुंचेगा और वहां से वो पतन की तरफ चला जाएगा और एक दिन उसका पतन हो जाएगा। यह एक सामान्य बात है, प्रत्येक वंश में यह बात लागू होती है। बस ये जरूर हो सकता है कि किसी वंश में शासक मान लो शक्तिशाली आए हैं, अच्छे प्रशासनिक अधिकारी के रूप में वो हैं, तो वंश थोड़ा लंबा चल जाए, लेकिन ये तय बात है कि जिस भी वंश का जो है वंश की स्थापना हुई, उसका उत्थान भी हुआ है, उसका पीक पॉइंट आया है और उसका डिक्लाइन भी हुआ है, ये तय बात है, ये एक सामान्य बात है ना। जैसे हम एक सामान्य सा नियम ये बना लेते हैं कि मान लो कोई भी एक युद्ध हुआ है ना, तो उस युद्ध के परिणाम के रूप में जन और धन दोनों की हानि हुई है, ये निश्चित है, तय है, ये सामान्य बात है, चाहे हम धर्म के पक्ष में हों या नहीं हों। यदि हमने युद्ध किया है तो जान माल की हानि होना तय है, ये सामान्य बात है ना। तो ये सामान्यीकरण है, इतिहास में भी है, विज्ञान में भी है। तो हम कैसे मान लें कि इतिहास में जो है सामान्यीकरण नहीं होता है। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि इतिहास में सामान्यीकरण होता है कि नहीं होता, तो साफ होता है, बिल्कुल होता है। और कैसे होता है तो आप उदाहरण देके बता ही देना। हाँ, एक सवाल और किया जा सकता है कि सामान्यीकरण सिद्धांत की बात करने वाले पहले विद्वान कौन थे। तो वो पहले विद्वान थे हमारे अरस्तु। उन्होंने खैर इतिहास में और सामान्यीकरण के सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया था। उन्होंने कहा था, अरस्तु ने, कि जो कविता होती है वो सामान्य होती है, जबकि इतिहास विशेष होता है, विशिष्ट होता है, यूनिक होता है ना। ऐसा मानना था किसका, अरस्तु का, जो कि पहले विद्वान थे जिन्होंने सामान्यीकरण के सिद्धांत की बात की थी। ठीक है, इसके अलावा आप देखो दूसरा जो मत था प्रोफेसर वॉल्स का, जो विज्ञान इतिहास को नहीं मानने के पक्ष में था, वो ये था कि इतिहासकार जो है भविष्यवाणी नहीं कर सकता, जबकि वैज्ञानिक भविष्यवाणी कर सकता है। अब देखिए, ये फिक्स भविष्यवाणी तो खैर इतिहासकार नहीं कर सकता, लेकिन एक भविष्य के लिए मार्गदर्शन जरूर प्रदान करता है ना। जैसे प्रथम विश्व युद्ध हुआ, प्रथम विश्व युद्ध के बाद इतिहासकारों को यह पता चल गया कि यदि इस प्रकार की सिचुएशन और पैदा हुई तो एक और विश्व युद्ध फिर हो सकता है, और उन सिचुएशनों को रोकने के लिए हमको एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था बनानी चाहिए, पैसे की व्यवस्था करनी चाहिए, है ना। तो ये सब सोच लिया था। जैसे प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्रसंघ का निर्माण होना, लेकिन उसको बेहतर ढंग से एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, तो 20 साल बाद पुनः एक और विस्फोट हुआ, एक और विश्व युद्ध हो गया। लेकिन दूसरे विश्व युद्ध ने हमको यह सिखाया कि अब
यदि आपने भविष्य में और ये कोई संस्था गठित नहीं की, एक सेना गठित नहीं की, पैसे की व्यवस्था नहीं की, हथियारों के निर्माण पर रोक नहीं लगाई, तो पुनः एक भयंकर विस्फोट और हो सकता है। और हमने उस विश्व युद्ध से सीख ली, और इतिहासकारों ने जो हमारा मार्गदर्शन किया, इतिहासकारों ने जो भविष्यवाणी की, उस पर हमने गौर किया और एक संस्था गठित की जिसको हम यूएनओ के नाम से जानते हैं, और एक न्यायालय गठित किया, सेना की व्यवस्था की, पैसे की व्यवस्था की। और उस दिन से आज तक लगभग 80 साल हो गए हैं, हमने फिर ऐसे महाविस्फोट का सामना नहीं किया है। तो कह सकते हैं कि इतिहासकार भी भविष्यवाणी कर सकता है, और इस इतिहासकार के इस भविष्यवाणी करने की जो आधार है ना, वो यही सामान्यीकरण का सिद्धांत है। आप इसमें विचार करना कि कैसे सामान्यीकरण का सिद्धांत ही इतिहासकार को भविष्यवाणी करने के लिए आधार प्रदान करता है। ठीक है, तो वैसे मैंने इसका जवाब दे दिया है, लेकिन मैं आप लोगों से एक सवाल रख के जा रहा हूँ, आप मंथन करना। ठीक है, तीसरी बात जो कही, वो खैर मैंने कौन कौन से क्रम से बोली थी वो मेरे को भी याद नहीं है, लेकिन जो मुझे याद आ रही है ना, उसके हिसाब से मैं व्याख्या यहाँ पे करता जा रहा हूँ। ठीक है, तीसरी एक बात वॉल्स ने ये कही थी कि इतिहास शिक्षाप्रद नहीं है जबकि विज्ञान शिक्षाप्रद है। ये बात वास्तव में जो वॉल्स की है वो क्लियरली गलत है, क्योंकि बेंकन ने कहा है कि इतिहास मनुष्य को बुद्धिमान बनाता है, और वास्तव में बुद्धिमान बनाता ही है ना। जैसे कि प्रथम विश्व युद्ध से हमने सीख ली और राष्ट्रसंघ का निर्माण किया, लेकिन राष्ट्रसंघ जब असफल रहा तो हमें पता चला कि राष्ट्रसंघ पावरफुल नहीं था, और जिसकी वजह से दूसरा विश्व युद्ध हुआ। तो दूसरे विश्व युद्ध से हमने यह सीख ली कि हमको और पावरफुल संस्था बनानी चाहिए जिसके पास अपनी सेना भी हो और पैसे की भी व्यवस्था हमको करनी चाहिए। तो फिर हमने यूएनओ का गठन कर लिया, और उसके बाद हम पिछले 80 साल से और किसी भी विश्व युद्ध का सामना नहीं किया। तो कैसे कह सकते हैं कि इतिहास हमको बुद्धिमान नहीं बना सकता। और मेरा तो ये मानना है कि आपको यदि इतिहास पता नहीं होता ना, तो हम हमारे मम्मी पापा को नहीं जानते। मम्मी पापा को हम क्यों जानते हैं? क्योंकि हमें हमारा इतिहास पता है ना। हम सारे रिश्ते खत्म हो जाएं यदि इतिहास हमको याद नहीं हो तो, क्योंकि इतिहास ही तो हमको हमारे रिश्तों के बारे में बताता है कि ये हमारा ये लगता है, ये हमारा वो लगता है। और खासकर हम खुद को ही भूल जाएं कि हम पैदा कब हुए थे, हमको इतिहास ही पता नहीं है, तो हम क्या हमारी डेट फिक्स कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते कि हम कितने दिनों के हो गए। ठीक है, तो इतिहास व्यर्थ नहीं है। और चार्ल्स फर्थ ने तो इतना कहा है कि इतिहास विज्ञान की तरह उपयोगी है। चार्ल्स फर्थ ने तो यहाँ तक कहा है, और भी इसमें बहुत बड़ी लिस्ट है, लेकिन इतिहास की उपयोगिता को मैं जो अगला पॉइंट एक मैंने आपको बताया था कि क्या इतिहास गड़े हुए मुर्दे उखाड़ना है, उसमें बताने वाला हूँ। इतिहास की उपयोगिता को बड़े ही बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गए। लगभग मैंने सारे पॉइंटों की चर्चा कर ली है। और भी जो पॉइंट थे, इतिहास में क्रमबद्धता तो होती ही है, आपको पता है इतिहास में क्रमबद्धता निश्चित रूप से होती है। चयनशीलता की बात जो आई उसकी भी मैं बात करूं तो चयनशीलता का समर्थन तो प्रोफेसर वॉल्स ने भी किया, और प्रोफेसर वॉल्स ने ये कहा कि यदि मैं चयनशीलता के आवरण से इतिहास को देखूं तो इतिहास निश्चित रूप से विज्ञान है। अंत में जाके प्रोफेसर वॉल्स ने भी ये कह दिया, और प्रोफेसर वॉल्स भी इतिहास को विज्ञान मानने वालों की श्रेणी में आ गए थे। ठीक है, लेकिन एक बड़ा जो तर्क है वो ये है कि इतिहास वस्तुनिष्ठ नहीं हो सकता, जबकि विज्ञान जो है वो वस्तुनिष्ठ होता है। यानी कि विज्ञान के जो निर्णय होते हैं ना, वो हमेशा एक जैसे आते हैं, लेकिन इतिहासकार के निर्णय आज नहीं तो कल बदल भी सकते हैं। कारण क्या है? नए तथ्यों का होना। चूंकि इतिहासकार जो है किसी भी घटना के संबंध में सारे तथ्यों को एक साथ नहीं जुटा सकता। क्यों? क्योंकि जैसे मान लो वर्तमान में कोई घटना घटित हो रही, जैसे मान लो नरेंद्र मोदी जी का राज्याभिषेक हुआ कि वो उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, ये अभिषेक है एक तरीके से। ठीक है, अब प्रधानमंत्री पद की शपथ ली तो उसके प्रमाण हमारे पास कितने हो सकते हैं? कितने आज न्यूज चैनल चल रहे हैं, सब ने उसके प्रमाण दिए हैं। ठीक है, और कितने ही आज राइटर हैं, सभी ने उनके ऊपर लिखा है। तो इतिहासकार इतिहास लिख रहा है तो उन तमाम, मान लो आज से 100 साल बाद में नरेंद्र मोदी जी के ऊपर कोई इतिहास लिखने बैठेगा तो वो उन तमाम स्रोतों को तो नहीं जुटा सकता, वो 1, 2, 4, 5 स्रोतों तक ही जा सकता है, और वो भी उन तक जाएगा जहाँ तक उनको उसकी रुचि है।
तो कहने का मतलब इतिहासकार अपनी रुचि के अनुसार ही तथ्यों को जुटाता है और फिर उनको लिखता है। इस वजह से वो कहीं ना कहीं उस इतिहास लेखन में अपने विचारों को डाल देता है, जिसकी वजह से इतिहास में वस्तुनिष्ठता नहीं रह पाती। इतिहास वो नहीं रह पाता जो घटित हुआ था, वैसा का वैसा नहीं लिखा जाता। ये एक कमी है, इसकी वजह से इतिहास को विज्ञान नहीं माना जा सकता। अन्यथा लगभग सारे पॉइंट जो वॉल्स ने हमको बताए वो सारे इतिहास में भी फॉलो किए जाते हैं और विज्ञान में भी फॉलो किए जाते हैं। इसलिए हम इतिहास को विज्ञान भी कह सकते हैं। एक ही शर्त है कि जो वस्तुनिष्ठता है वो पूर्ण रूप से इतिहास में नहीं आ पाती। उसके लिए इतिहासकार को जो है एक बहुत बड़ा विद्वान बनना पड़ेगा, फिलोसफर बनना पड़ेगा। अपनी जो विषय वासनाएं हैं उनको मिटाना पड़ेगा, है ना। आपने एक आरती में सुना होगा, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। तो ये 5 प्रकार के विषय होते हैं, विषय विकार 5 प्रकार के होते हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। यदि इनको मिटा दिया जाए और फिर वो व्यक्ति इतिहास लेखन करे तो ही वो व्यक्ति अपनी जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान और क्षेत्र, देश, वर्ग, संप्रदाय, इन सब से मुक्त होकर और फिर वो लिख सकता है। और ऐसा व्यक्ति इतिहास लिखे तो ही इतिहास में वस्तुनिष्ठता आ सकती है, अन्यथा वस्तुनिष्ठता इतिहास में आना अत्यंत दुष्कर कार्य है। तो प्यारे साथियों, आप समझ गए होंगे कि इतिहास विज्ञान है या नहीं है। यानी कि इतिहास विज्ञान है, लेकिन कुछ स्थिति में इतिहास विज्ञान की श्रेणी में नहीं भी आता, कुछ स्थिति में आता है। ठीक है, अब क्यों आता है, कैसे आता है, ये सारी बात आप समझ गए होंगे। उसको आप अपने स्तर पे विचार करना, सोचना कि हमसे क्या प्रश्न किया जा सकता है, उसका हमें क्या जवाब देना है, फिर उसमें क्रॉस क्वेश्चन कैसे किया जाएगा, उसका हमें कैसे जवाब देना है। तो ये सारा सोचते हुए आप आगे बढ़ेंगे तो आपको अवश्य सफलता मिलेगी। अब हम अगली क्लास में बात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।